Hello friends, welcome to the Hindu Daily Editorial Analysis. Today at the 29th of the August 2023, we will discuss the editorial published in the Hindu newspaper. तो आज है 29 अगस्त 2023 और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल को। करंट अफेयर सेक्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर देखा जाए द एडिटोरियल में जो आज मेन आर्टिकल है, स्कैन द इंटरनल डायमेंशन ऑन द रोड टू 2024, यानी 2024 का जो इलेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए देश में इंटरनल सिक्योरिटी को किस तरह से स्ट्रेंथेन करने की आवश्यकता है। और दूसरा आर्टिकल है एट दिल्ली समिट डेमोन्स्ट्रेट क्लाइमेट लीडरशिप, जो दिल्ली में G20 की मीटिंग होने जा रही है उसमें अपने आप को क्लाइमेट लीडरशिप के रूप में G20 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता है और हमेशा यूनाइटेड नेशन के पीछे पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, इस पर फोकस दिया जा रहा है। आगे है गोल्ड विनर, यानी नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, वर्ल्ड चैंपियन बने, उससे रिलेटेड है। और ओल्ड टाई ग्रीस और इंडिया का जो रिलेशन है उससे संबंधित न्यूज है। तो आइए हम पहले देखते हैं जो G20 जस्ट करंट में न्यूज में है और इसकी समिट होने जा रही है। तो अगर हमको पूरे एक ग्रुप के रूप में G20 को एक लीडरशिप रोल लेना है, हमें G20 के रूप में एक आगे बढ़ करके कदम लेने हैं और यूनाइटेड नेशन या अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज के पिछलग्गू नहीं बनना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आरोन मल्ताइस, क्लैडिया स्ट्रेम्बो और इलिन टोरेस मोरेलेस ने, इन लोगों ने इस आर्टिकल को लिखा है। तो जो G20 की मीटिंग होने जा रही है उससे पहले हम देखें G20 क्या है। तो G20 एक ग्रुप है 20 देशों का, एक्चुअल में 19 देश हैं, 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है। इस तरीके से देखते हैं कि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। तो G20 की मीटिंग भारत में होने जा रही है और भारत ने इसका जो थीम रखा है वसुधैव कुटुंबकम, और इसमें जो 20 देश हैं उनमें देखा जाए तो इनकी 85% जो है ये वर्ल्ड की GDP को कवर करते हैं और 2/3 पॉपुलेशन को भी कवर करते हैं। इसमें जो 20 देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन, ये लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो जैसा कि हमने देखा 85% GDP यहीं से आ जाती है। तो G20 कंट्री एक्चुअल में जो पूरे वर्ल्ड में ग्रीन हाउस इमिशन होता है, ये आर्टिकल पूरा जो है इन्वायरमेंट सेक्शन से रिलेटेड है। तो जो ग्रीन हाउस इमिशन होता है उसमें G20 जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऐसे फॉसिल फ्यूल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द G20 कंट्री ने एक नेट जीरो इमिशन की बात की है और G20 को अब एक कदम आगे बढ़ करके आने चाहिए आगे, उन्हें कलेक्टिव क्लाइमेट एम्बिशन बनाने चाहिए, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन और आपस में कंपटीशन होना चाहिए कि हम कितना जल्द नेट जीरो अप्लाई कर दें। क्योंकि जब तक एक कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक इसके लिए ये हम प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो 9 और 10 सितंबर को जो मीटिंग होने वाली है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल मीटिंग है, और क्योंकि इससे के थोड़े ही दिन बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल क्लाइमेट एम्बिशन समिट होने वाली है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP28 यानी UNFCCC की मीटिंग होने वाली है। उससे पहले हमें यहाँ पर एक लीडरशिप रोल लेना चाहिए, इस आर्टिकल में कहा गया है कोलैबोरेशन की बात। लेकिन अभी हम आज के न्यूज़पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, अभी चाइना ने भारत पर अपने बॉर्डर को ही अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को सम्मिलित कर दिया है। वो क्या करता है, भारत के हिस्से को हड़पना चाहता है। तो जो कोलैबोरेशन की बात करने हैं, इस बात को ध्यान रखना है कि इस ग्रुप के अंदर ही कन्फ्लिक्ट है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का पार्ट है। G20 मेंबर की बात की जाए तो इन्होंने कुछ प्रोग्रेस भी किए हैं, काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट को अपने क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने की दिशा में काम किए हैं। जैसा देखा जाए 2010 का आंकड़ा कहता है कि जो इनके पास ग्रीन एनर्जी G20 ग्रुप के पास जो 2010 में ग्रीन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन था वो 19% था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2021 तक ये 29% हो गया। यानी कुल मिला जुला के हम देखते हैं कि जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उन लोगों ने किया है। इसी तरीके से अगर वो जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट काम किया है और वर्ल्ड में हम जो है फर्स्ट
वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें हम काफ़ी ज़्यादा अग्रणी रहे हैं। और 2030 तक 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम 50% अपनी जो है पूरी एक्सपेंशन इतना कर लेंगे कि इंस्टॉल रिन्यूएबल जो एनर्जी होगी 50% हम 2030 तक गेन कर लेंगे। तो पर गवर्नमेंट को यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें डिमांड को भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है, और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट करने की ज़रूरत है, बहुत बिगर शिफ्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल कार्बन बजट की बात की जाए तो वो घट रहा है वर्ल्ड में। हम जानते हैं ये एक मीटिंग हुई थी जिसमें कहा था कि कार्बन ट्रेडिंग की जाएगी, लेकिन एक्चुअल में कार्बन ट्रेडिंग डेवलप कंट्री कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें इंडिया का बहुत प्रॉफिट है। भारत भले ही थर्ड नंबर पर जो है इमिशन करता है कार्बन का, परंतु अगर पर कैपिटा इमिशन देखा जाए तो भारत जो है बहुत पीछे है, एवरेज से भी कम, पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे भी कम इमिशन करते हैं। इस तरीके से अगर कार्बन ट्रेडिंग की जाए तो भारत बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा। यही वजह है कि यूरोपियन कंट्री, अमेरिका या चाहे जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो कार्बन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन वाली बात वो कर ही नहीं रहे हैं। इंश्योर क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो हमें जो है बहुत ही क्लियर इसी क्रम में, जैसे हमने कहा कार्बन ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो इस कहाँ समस्या है, ये समस्या है गवर्नेंस की। तो हमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बनाने की ज़रूरत है, और इसमें कुछ पॉइंट जो है राइटर ने इंडिकेट किए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें नेशनल और लोकल लेवल पर ही काम करने की ज़रूरत है, कि जो एनर्जी की ट्रांजिशन हो रही है उसमें हमें जो है क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, सबसे पहले अपने लेवल पर, नेशनल लेवल पर और लोकल लेवल पर, जिससे कि हम किसी भी तरीके के अनअवॉइडेबल सिचुएशन से बच सकें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि डिफरेंट मिनिस्ट्री जो हैं वो आपस में मीटिंग करें और वो प्लान करें। साथ ही साथ हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। जब तक हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, या जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटलिस्ट कंपनियां हैं, तो वहाँ तब तक जो है हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। और इसके साथ साथ जब असेसमेंट की बात आए तो असेसमेंट हमको जो प्रोग्रेस हो उसके कुछ डिफरेंट इंडिकेटर को इंडिकेट करते हुए हमें असेसमेंट करना चाहिए। जैसे नेट जॉब क्रिएशन कितना हुआ, डाइवर्सिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई, रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, उसमें किस तरीके का जो है जॉब क्रिएट हुआ। साथ ही साथ जो हम एक्सेस कर रहे हैं एनर्जी, who has access to them and level of broader community resilience। तो जो जॉब क्रिएशन हो रही है, हम एनर्जी का ट्रांजिशन कर रहे हैं, रीजनल डेवलपमेंट हो रही है, उसमें भी किसका ग्रोथ हो रहा है, क्या सच में जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, पिछड़े वर्ग हैं, उनका हो रहा है, या सिर्फ कुछ लोगों का, जैसे कि कॉन्सेप्ट चल रहा है जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ ना हो, इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी खतरा है। हमारी इकोनॉमी बढ़ती चली जाएगी, हम बहुत बड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे, परंतु हमारे यहाँ गरीबी बढ़ेगी। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जो खाई है लोगों के बीच इकोनॉमिक पावर की वजह से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें मल्टी मिनिस्टीरियल लेवल, जो डिफरेंट मंत्रालय हैं उनके लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, साउथ अफ्रीका हैज़ डेवलप्ड ए जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क दैट वाज लीड बाय द प्रेसिडेंशियल क्लाइमेट कमेटी। तो साउथ अफ्रीका ने इस दिशा में काम भी कर दिया और प्रेसिडेंशियल क्लाइमेट कमेटी बना दिया है। तो इस तरीके की बात हमें भी करनी चाहिए। सेकंड बात जो की गई है, एडिंग डीकार्बोनाइजेशन। तो हमें डीकार्बोनाइजेशन, पहला गवर्नेंस सिस्टम स्ट्रांग करें और साथ ही साथ डीकार्बोनाइजेशन करने की आवश्यकता है। तो G20 में सबसे पहले बात यह है कि हमें जो है, जो मेंबर कंट्री हैं, इकोनॉमीज हैं, उन्हें अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, लाइवलीहुड बनी रहे और पब्लिक रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट हो। इसके लिए जो वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो इन लोगों को भी आगे आना होगा और इनको फाइनेंस करनी पड़ेगी। जैसे वर्ल्ड बैंक का जो इंस्टीट्यूट है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। जो वर्ल्ड बैंक एक्चुअल में कई इंस्टीट्यूशन का एक ग्रुप है, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। जो हम फंडिंग कर रहे हैं उसमें हमें बहुत बड़ा अमाउंट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ करना चाहिए, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और वेरी लो कार्बन इंडस्ट्रियलाइज टेक्नोलॉजी को जो एफिशिएंट बनाए, इस दिशा में कार्य करने चाहिए। अगर बात करें जैसे एग्जांपल के तौर पर, तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन स्टील नेसेसिटेड, जैसा कि कहा गया कि अब हमें ग्रीन स्टील जो है प्रोडक्शन करना चाहिए। जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये अगर लोन दें
तो ये जो है उनके साथ एग्रीमेंट करें कि जो स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है स्टील कंपनियों में, क्योंकि स्टील कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा कोयले की आवश्यकता पड़ती है, तो ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन करें, इस दिशा में काम करें। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक या जो बड़े बड़े IMF है, एशियन बैंक है, जो है इन सब न्यू डेवलपमेंट बैंक हैं, इन सबको इस दिशा में कार्य करना चाहिए। G20 कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ द ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन एंड 80% ऑफ द कंजप्शन। अभी खुद देखने वाली बात है कि हम वर्ल्ड के 85% GDP को कवर कर रहे हैं, 90% स्टील को ग्लोबल लेवल प्रोडक्शन कर रहे हैं और 90% जो है ग्लोबल स्टील का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 80% कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो इससे हमें ध्यान देने वाली बात है, यही वो ग्रुप है जो पूरे वर्ल्ड को अगर चाहे तो कार्बन मुक्त बना सकता है, क्योंकि हम ही कंज्यूमर हैं, हम ही प्रोड्यूसर हैं, हमें जो है ग्रीन हाउस गैस रिलीज भी कर रहे हैं और हमें ही कार्बन ट्रेडिंग करनी है, हमें ही सारा सेटलमेंट करना है। इसलिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है वो इस दिशा में काम करें। लेकिन हम जानते हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसी है कि वर्ल्ड बैंक अमेरिका के अंडर में काम करता है और IMF जो है यूरोपियन यूनियन के अंडर में काम करता है, और वहाँ से जो लोन ट्रांसफ़र होते हैं, लोन दिए जाते हैं, उनका उन देशों का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन G20 में अमेरिका भी है, यूरोपियन यूनियन भी है। अगर ये लोग काम करें तो हम सही दिशा में प्रोग्रेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट को हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस होनी चाहिए, हम डिकार्बनाइजेशन करें और साथ ही साथ हमारे इस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अदरवाइज हम जानते हैं गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अदरवाइज ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो जैसा कि हमने कहा G20 की मीटिंग होने वाली है और चाइना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन जो कि लद्दाख का क्षेत्र है उसे अपने क्षेत्र में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये क्या है, ये एक जो है दिखाता है कि आपस में ही फूट है और इस तरीके से जो है क्लाइमेट को टैकल करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा है। G20 शुड आल्सो इनकरेज फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो जो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं G20 कंट्री को ये आवश्यकता है वो ध्यान दें, उन्हें इन्फॉर्म करें और उनके साथ साथ जो है कोलैबोरेट करें कि जो रिलायबल कंपेरेबल इंफॉर्मेशन शेयर करें, जिससे कि उनको एक प्रोजेक्ट बने ऑयल और गैस कोल के प्रोडक्शन में, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल नेशन लेवल पर क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो गरीब देशों के पास नहीं है। अगर उनको उस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी गरीब देशों को और उसके लिए कोई कास्ट न लिया जाए, साथ ही साथ उसके ऊपर कोई बर्डन न लादा जाए, तभी जा कर के ये संभव होगा। तो जो हमारा क्लीन एनर्जी फॉर ऑल का रेस है इसे तभी जीता जा सकता है जब ये कोलैबोरेशन हो। अदरवाइज इसे अकेले कैन नॉट बी रन अलोन। कोई भी देश अगर इसमें अकेले चलना चाहे तो वो इसको हासिल नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी कंट्रीब्यूशन हो वो सभी लोग करें। ऐसा नहीं कि कोई एक देश का एक्सपेंस हो अन्य लोग जो है उसको मौज करें, जैसा कि होता है कि कोई गरीब देश या जो सिंपल जो है हर देशों में चलता है, गरीब आदमी जो मेहनत करता है लेकिन फ़ायदा कोई और ले जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो समस्या क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर यही बात इस चर्चा की गई है कि जो G20 समिट दिल्ली में हो रही है ये हमारे लिए एक मौका है और इसमें हमें किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमारा जो एम्बिशन है, कलेक्टिव एम्बिशन है कम्बैट क्लाइमेट चेंज, तो उसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है स्कैन द इंटरनल डायमेंशन ऑन द रोड टू 2024। राइटर हैं M.K. नारायण और ये जो है पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के में जो डायरेक्टर रह चुके हैं, साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी भारत सरकार के रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं इनका क्या एनालिसिस है। एक्चुअल में ये बताना चाहते हैं कि 2024 में जनरल इलेक्शन है, उस इलेक्शन के पहले ही हम देख रहे हैं कि भारत में कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ऐसी सिचुएशन जो है इलेक्शन के करीब आने पर और भी बढ़ सकती है। इसलिए भारत को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि G20 की मीटिंग आने वाली है, हमने इसरो का चंद्रयान को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसमें हमने लॉन्च करने में क्या सावधानी रखा कि जब चंद्रयान सेकंड में
लैंडिंग हमारी असफल हो गई तो हमने एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के बाद हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। उसी प्रारूप में हमें यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है कि जो डिफरेंट जगहों पर दंगे हो जा रहे हैं, जैसा कि देखा गया मणिपुर में हुआ, उसके बाद हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र, डिफरेंट राज्यों में हम देखते हैं एक के बाद एक जगह पर दंगा चल रहे हैं। तो इस चीज़ को पॉलिसी मेकर को एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर इस तरीके से चीज़ें चलेंगी तो हमारे लिए बहुत समस्या हो जाएगी। और नक्सल की समस्या थोड़ा हम देख रहे हैं अभी इस समय शांत है, तो जो नक्सलवाद व्यवस्था समस्या है वो थोड़ा सा इस समय लूज हुआ है, लेकिन बीच बीच में हम देखते हैं वो भी उभर आता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रख करके काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज मणिपुर हरियाणा की तरह ही अन्य क्षेत्रों में समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, जो कि हमारे लिए पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा खतरनाक स्थिति होगी। और जो ट्राइबल एफिलिएशन है, स्पेशली देखा जाए तो जो मिजोरम में मिजो हैं, कुकीज हैं, जोमीज हैं, मणिपुर के हैं, चीन एक जो है कम्युनिटी है जो कि म्यांमार की है, उसके जो है चिन कुकी बांग्लादेश में है, उनके रिलेशन इंडिया से भी है। नागा जो है ये नागालैंड में है, इनके भी रिलेटिव जो हैं नागालैंड में। और ये लोग तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म NSCN-IM भी चलाते हैं। तो इन सबको जो है एक कोई ट्रबल क्रिएट न करने पाए, कोई समस्या ना आने पाए, इथनिक क्लैश को एक बहुत बड़ा रूप न ले, इसको ध्यान में रखना चाहिए। असम में उल्फा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, इंडिपेंडेंट बोडोलैंड यूथ, इन लोगों को भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों के पास आज भी फायर आर्म वेपन्स हैं और वो जो है काफ़ी मात्रा में, सरकार को भी पता है, वीडियो में, फोटोज़ में, हम अखबारों में भी देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो एक व्यक्ति कई बंदूक लेकर के घूम रहे हैं, मौज से है। तो सरकार को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ये सिचुएशन बिगड़ सकती है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रख करके इस आर्टिकल को लिखा गया है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें सरकार को क्या है, नीड फॉर विजिलेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसी को ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि दंतेवाड़ा में 2010 में मैस्करे हुआ, छत्तीसगढ़ 2013 में, सुकमा 2017-21 में, तो जो ये ऑपरेशन बहुत बड़े लेवल पर चले, बहुत सारे लोग मारे गए, तो अभी भी हमारे लिए थ्रेट हैं। जो CPI है, माओइस्ट हैं, उनको पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूर आतंकवादी टेररिस्ट के तौर पे काउंट किया जाता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि माओइस्ट जो हैं, माओवादी जो हैं, वो कभी एलिमिनेट हुए नहीं हैं, कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। इसलिए हमें एक सिलेक्टिव प्रोसेस अपनाने चाहिए कि मर्जर एंड डीमर्जर एंड न्यू लीडरशिप पैटर्न हैव अल्टर्ड देयर प्रायोरिटीज़। तो हमें अपने प्रायोरिटीज़ को भी ध्यान देखना चाहिए। और जो सरकार का क्लेम है कि हम जो है हर जगह शांति व्यवस्था स्थापित कर चुके हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए कि पूरी तरीके से स्थापना हुआ नहीं है और इसमें पब्लिक को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो नक्सली हैं उनके पास अभी बहुत बड़ी पोटेंशियल थ्रेट हैं वो, क्योंकि नक्सली अभी छिपे हुए हैं, उनका एलिमिनेशन नहीं हुआ है, सिर्फ वो रिड्यूस हुए हैं। इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ और फैक्टर की बात की जाए तो राइट विंग टेरर की बात चलती है, फिर जियोपॉलिटिकल हमें जो है कुछ इन्फ्लुएंस हैं, राइट विंग टेरर है, उन्हें देखना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर। साथ ही साथ जो इस्लामिक स्टेट है, जिसको माना गया था कि 2019 में डिक्लाइन हो गया, लेकिन फिर से उसके कुछ साइन आ रहे हैं कि उसको फिर से पावर गेन कर रहा है और उससे मिला भी है। अभी तो जस्ट कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था द हिंदू में ही कि जो अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के भागा, तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हथियार जो हैं उनके अफगानिस्तान के तालिबानियों का हाथ लग गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि भारत में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में या दिल्ली में पहले बम ब्लास्ट बहुत हुआ करते थे, हर राज्य में होते थे, लेकिन अब बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं। परंतु इसका ये नहीं मतलब है कि हम जो है पूरी तरीके से सिक्योर हो गए हैं। हमारी सिक्योरिटी थ्रेट आज भी है, इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज भी हम देखते हैं अचानक कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है। हाँ, उसका जो इंटेंसिटी कम है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि कम्प्लीटली ख़त्म हो गए। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जो इस्लामिक स्टेट है एक्चुअल में उसका टारगेट भारत और इंडोनेशिया है, वो एक्चुअल में कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर जैसा कि हमने कहा, इसमें रिड्यूस हो गए हैं, जैसे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, वहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली भंग कर दी गई और वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा हमको दिखता है कि वहाँ पर बम ब्लास्ट नहीं हो रहे, वायलेंस नहीं हो रहा, लेकिन इसको हम ये नहीं मान सकते कि वहाँ टेरर नेटवर्क जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। आगे देखा जाए
पोलराइजेशन पर इलेक्शन आ रहा है। उससे पहले पोलराइजेशन, कम्युनल वायलेंस हमको बहुत व्यापक स्तर पर दिख रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, इसमें बहुत आश्चर्य की बात ये है, ये लगभग हर जगह पर हो रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ पर पहले माना जाता था कोई शांत इलाका है, शांत क्षेत्र वहाँ पर नहीं होता था, वहाँ पर भी वायलेंस की सिचुएशन दिख रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, इससे ऐसे जगह पर वायलेंस सब क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पर पहले बहुत शांति स्थापना थी। जैसे नूह की बात की जो हरियाणा में हुआ है, वहाँ अभी कभी होता ही नहीं था, लेकिन अब अचानक वहाँ बहुत व्यापक स्तर पर वायलेंस हो गया। फॉरेंसिक टीम ने जांच में पाया कि इन सब राइट्स में जो दंगे हुए हैं, इसमें डिलिबरेटली ऐसा किया गया है, प्लानिंग के तहत, जो फॉरेंसिक जांच में चीज़ें सामने आई है। तो हमें ये ध्यान रखने की बात है, 2024 का इलेक्शन है। भारत पूरी दुनिया में इस बात की सुप्रसिद्धि है कि भारत में इलेक्शन जो होते हैं शांतिपूर्वक स्थापित होते हैं और कम्युनल क्लैशेज नहीं होते हैं इलेक्शन के टाइम पर। तो इस अपने रिपुटेशन को बनाए रखना है, अपने सम्मान को बनाए रखते हुए भारत को आगे काम करना है कि हमें अपनी रिपुटेशन बनाए रखनी है कि हम जो शांतिपूर्वक इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं और हमारे यहाँ कोई भी आड़ सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। लेकिन पीस कांट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, परंतु शांति हमें हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं मिलेंगी। तो सच्चाई यही है कि भारत की स्थिति बदल रही है। मणिपुर, नूह, नक्सल क्षेत्र, वायलेंस, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। सो ओनली दिस विल डेमोन्स्ट्रेट इंडिया ट्रू स्ट्रेंथ एंड वर्थ। तो इसी तरीके से हमें प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है जो छोटे वाले में है, गोल्ड विनर नीरज चोपड़ा इज लीडिंग ए जेवलिन रिवॉल्यूशन फॉर इंडिया। तो स्पोर्ट से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता है। इससे पहले उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। और तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज है कि जो हमारे भारत में एक ग्लोरियस स्टेटस आ गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में, जिसमें बुडापेस्ट में हुआ है संडे को। और नीरज चोपड़ा ने जो है एक्चुअल में देखा जाए तो उन्होंने नीरज चोपड़ा के सेकंड और भारत का थर्ड मेडल है। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में जीता था, उसके बाद नीरज चोपड़ा ने जीता है। नीरज चोपड़ा का जो रिकॉर्ड है 88.17 मीटर, ये जो है काफ़ी जो है अच्छा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है अरशद नदीम का 87.82। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी थोड़ा ही हमसे पीछे है। क्वालिफाइंग पीरियड की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा 88.77 मीटर उन्होंने भाला फेंका था, लेकिन जो फाइनल राउंड हुआ 88.17% हुआ है। तो 2022 में नीरज चोपड़ा यूजीन में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ, वहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं पा सके और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, लेकिन अब उन्होंने फाइनली गोल्ड मेडल जीत लिया। और इस तरीके से दुनिया के जो एथलीट की बात की जाए, जो 3 एथलीट हैं थर्ड नंबर पर आ गए, जेन जेलेजनी एंड एंड्रिज थोरकिल्डिसेन, उनके बाद ये तीसरे नंबर पर हैं जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा उत्साह वाली बात है। लेकिन किशोर जेना 84.77 मीटर, डीपी मनु 84.14 मीटर, इन लोग भी भारत में नीरज चोपड़ा के साथ साथ पार्टिसिपेट किए। इनका भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। 88 मीटर जो है नीरज चोपड़ा का, तो 84.77 मीटर, 84.14 मीटर भी इंडियंस का ही, यानी 5th और 6th पोजीशन पर है। यानी फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि हमारा खेल का जो ग्राफ होगा वो ब्राइट है। साथ ही साथ देखा जाए इंडियन मेंस ने भी 4x400 रिले में जो टीम थी, उन्होंने एक न्यू एशियन रिकॉर्ड बनाया 2 घंटा 59 मिनट 59.05 सेकेंड का, और वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित वाली है। खैर वो जीत ना सके, वो वहाँ पर 5th पोजीशन पर रहे और अमेरिका वहाँ पर 1st पोजीशन पर रहा है। तो ओलंपिक 2024 और एशियन गेम के लिए हमारे लिए उत्साह की बात है। जो 4x400 मीटर का रिले हुआ है उसमें अमेरिका जो है जीता है। और इस पूरे चैंपियनशिप में देखा जाए तो अमेरिका ने 29 मेडल जीता, 1st पर रहा। कनाडा ने 6 जीते हैं। चाइना, बड़ी आश्चर्य की बात है, चाइना हमेशा जो है अमेरिका को कंपटीशन देता है, कम्पीट करता है, एक भी सिंगल मेडल जीत न सका है। और एशिया के लिए कुल जो है जो 5 मेडल से घट करके 3 मेडल तक चले गए। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। द वर्ल्ड एथलेटिक्स वुड डू वेल टू प्रमोट ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट अक्रॉस द ग्लोब। तो ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट का जो सिस्टम है
उसमें वर्ल्ड एथलेटिक्स को भी और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। ओल्ड टाई, तो जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है ये इंडिया और ग्रीस। अभी हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग में जो हुआ है उस मीटिंग के बाद डायरेक्ट ग्रीस ही पहुंचे हैं। तो ग्रीस में उनका एक मीटिंग हुआ है और बहुत दिनों के बाद जो है एक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पर विजिट किए। 1983 के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पर विजिट ही नहीं किए हैं। तो ऐसा माना जाता था कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं हैं, गर्मजोशी वाले रिश्ते नहीं हैं और डिमिनिश हो रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर ये उन्होंने विजिट किया है कि हमारे जो है एक क्लोज टाई बना रहे। इसके पीछे का एक कारण और भी दे सकते हैं। टर्की जो है हमेशा पाकिस्तान के फेवर में बात करता है, भारत के खिलाफ वो काम करता है। वहाँ भूकंप आया तो भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा सहायता भेजा। यहाँ की सहायता लेने के बाद भी उसने भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में जहर उगला पाकिस्तान के फेवर में, कश्मीर के जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पीओके के फेवर में। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ग्रीस और टर्की एक दूसरे के दुश्मन हैं। वहाँ पर एक साइप्रस नाम का टापू का कंट्री है, द्वीपीय देश है, आइलैंड नेशन है मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर में। उसका एक्चुअल में देखा जाए तो आज भी गुलाम देश है। टर्की और ग्रीस दोनों उस पर कब्जा किए हुए हैं, आधे हिस्से पर टर्की, आधे हिस्से पर ग्रीस। इस वजह से ग्रीस और टर्की का पड़ता नहीं है, लेकिन टर्की चूँकि भारत के खिलाफ है इसलिए भारत का साथ होना टर्की के एक फ़ायदेमंद है कि यूनाइटेड नेशन में जब किसी वोटिंग का हो, कहीं किसी बात को फेवर करने की बात होगी तो भारत के फेवर में टर्की आ सकता है। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड नेगोशिएशन ऑन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप, साथ ही साथ जो हमारी कनेक्टिविटी की बात है, जैसे कि अभी हमने एक दिन पहले देखा था एशियन हाईवे की बात चली थी। तो एशियन हाईवे को देखते हैं तो टोक्यो से लेकर के ये जो है लिस्बन तक जाता है, स्पेन तक। तो ये रास्ता भारत से होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की और ग्रीस वगैरह से होकर के ही जाएगा। ग्रीस की बात की जाए तो वहाँ पर जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में, जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत में हमला किया था। और पोरस वहाँ से युद्ध तो हार गए, लेकिन पोरस की बहादुरी से उसने क्या किया, राज्य लौटा दिया। लेकिन घानानंद की बृहद सेना के सामने उसके सैनिक घुटने टेक दिए और लड़ाई करने के लिए आगे बढ़े ही नहीं, डर के मारे। बाद में चंद्रगुप्त ने भी काफ़ी ज़्यादा साहस दिखाया, परंतु सिकंदर कभी भारत पर हमला उसके बाद नहीं किया। तो उसी से रिलेटेड है कि हमारे जो है पुराने रिश्ते भी रहे हैं, चाहे भले इन्वेजन के माध्यम से रहा हो। तो हमें इकोनॉमिक गेटवे अगर बात की जाए तो ग्रीस जो है उसका एक इंस्पिरेशन भी है और हमारे लिए यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक गेटवे की तरह वो काम कर सकता है। और जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, तो उसमें हमें ग्रीस के इंस्पिरेशन की भी ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ देखा जाए ग्रीस और इंडिया में एक जो प्रॉब्लम है, जो हमारे हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी हैं उन्हें रिस्टोर करने की ज़रूरत है। इसके लिए यूनेस्को की जो सहायता है, लेजिस्लेशन प्रोसेस है, उससे भी हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि ग्रीस में बहुत ज़्यादा तहस नहस हुआ है, भारत में भी तहस नहस हुआ है। बहुत सारी भारत की चीज़ें जो गुलामी के समय में, इंडिपेंडेंस के समय में बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन में, दुनिया के अन्य देशों में चली गई हैं। तो उसके लिए भी अगर हम यूनेस्को से टाई अप हमारा बढ़ेगा विदेश से, तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसी के रेफरेंस में ये आर्टिकल है, और कि हमारे इकोनॉमिक टाई, कल्चरल टाई बढ़े, इकोनॉमिक बढ़े और फाइनली सिक्योरिटी हमारी बढ़ेगी। हमारे कोऑपरेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो बस आज के द हिंदू एडिटोरियल में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमें जो है मोटिवेशन भी चाहिए, इसलिए आप लोग शेयर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।